राजेंद्र सिंह वर्सेस संता सिंह 1973। श्रीमती मलान एक विडो गिफ्ट कर देती हैं एक प्लॉट हाफ ऑफ श्रीमती प्रेमी और श्रीमती खेमी को। श्रीमती खेमी मरने से पहले एक गिफ्ट डीड बनाती है और उस सेम लैंड को प्लेंटिफ को दे देती है और प्लेंटिफ के पास फिर से पोजीशन आ जाती है। बट देयर वॉज अ इशू एट दैट टाइम बिकॉज द राइट ऑफ डॉटर्स एंड द पावर ऑफ विडो इन प्रॉपर्टी राइट वॉज वेरी अनसर्टेन। इसी के साथ उनके दो सूट और थे, एक रेवेन्यू कोर्ट के अंदर और एक पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, और दोनों ही एप्लेंट के फेवर में जाते हैं। 1959 में सिचुएशन चेंज होती है और रिस्पोंडेंट फोर्सफुली इलीगल तरीके से इस लैंड के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि 1944 में श्रीमती खेमी की मृत्यु के बाद वो उस लैंड के ऊपर एक ओपन कंटिन्यू एंड एक्सक्लूसिव पोजीशन एज ऑनर बना लेते हैं और प्लेंटिफ एक सूट फाइल करते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ द लैंड। डिफेंडेंट कंटेंशन देते हैं कि प्लेंटिफ का सूट जो है वो बार्ड हो गया है बाय लिमिटेशन, और बार के साथ साथ क्योंकि उन्होंने 12 साल से उस लैंड के ऊपर एडवर्स पोजीशन किया है तो अब उन्हें उनका टाइटल मिलना चाहिए। वैसे तो इसमें 4 इशू थे, पर इसका मेन इशू ये था, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस लिमिटेशन के पीरियड को रोक सकता है या नहीं। एप्लेंट कोर्ट डिसीजन के अंदर पंजाब हाई कोर्ट के डिसीजन को रीअफर्म कर देते हैं। ट्रायल कोर्ट पहले दो इश्यूज़ का प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर डाल देता है और थर्ड का डिफेंडेंट के ऊपर, और जो प्लेंटिफ का सूट होता है उसको डिक्लेयर कर देता है कि वो बार्ड है बाय लिमिटेशन आर्टिकल 142। बाद में एपेलेंट कोर्ट भी प्लेंटिफ के केस को रिजेक्ट कर देते हैं फॉर द सेम रीज़न। लीज पेंडेंस के एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एपेलेंट कोर्ट ने रिलाई किया नागपुर हाई कोर्ट के डिसीजन का, जो सुखोबाई वर्सेस एकांत में आया था, जिसमें बोला 12 साल एडवर्स पोजीशन होने से कुछ नहीं होता। लीज पेंडेंस प्रिवेंट करता है डिफेंडेंट के राइट को मैच्योर होने से। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट द पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट एंड रिस्पोंडेंट बिकम एडवर्स when their appeal in their suit for position was dismissed by Punjab High Court on November 1958। फर्स्ट एपेलेंट कोर्ट ने सेक्शन 52 का इस्तेमाल करके उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जो पेंडिंग ऑफ सूट के अंदर लगा था। क्वेश्चन ये आया कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस ऐसे केस के ऊपर लग सकता है, तो उसमें इस केस को रेफर कर दिया डिवीजन बेंच से फुल बेंच ऑफ पंजाब हाई कोर्ट। जस्टिस एन ग्रोवर मेजोरिटी ओपिनियन देते हैं फुल बेंच का और कहते हैं कि एडवर्स डिफेंडेंट का एडवर्स पोजीशन इस लैंड पर तभी से हो गया था जब ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था, और एक बार लिमिटेशन का टाइम पीरियड चलना शुरू हुआ तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस आई दुआ माइनॉरिटी जजमेंट देते हैं और बोलते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस could operate as a provision enabling exclusion of time during the pendency of the defendant's suit. The only question of some importance was, does the doctrine of lis pendens arrest the running of the period of limitation during the pendency of a suit? डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस का ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन को प्रोटेक्ट करना, उसको डिफीट होने से बचाना। इलीगल पोजेशन लेना और उसको कंटिन्यू करते रहना किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं है। ये एक तरफा रॉन्गफुल एक्ट है, कोई बायलैटरल ट्रांजैक्शन नहीं है जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है, और इसीलिए ये कोई इमीडिएट राइट कन्फर्ड नहीं करता पोजेसर के ऊपर। लगातार इलीगल पोजीशन एक टाइम आने के बाद लीगल एनफोर्सेबल राइट बन जाता है, और वो मैच्योर तब होता है जब इंजर्ड पार्टी इसके अंदर कोई एक्शन नहीं लेती एक पीरियड ऑफ टाइम तक। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड सेक्शन 52 का प्रोविज़न कोई सब्सिट्यूट नहीं है लिमिटेशन एक्ट के अंदर टाइम को एक्सक्लूड करने का। ऐसा प्रोविज़न लिमिटेशन एक्ट के अंदर होता अगर पॉलिसी मेकर्स ऐसा प्रोविज़न बनाना चाहते तो। The object of law of limitation is to prevent disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment, or what may have been lost by a party's own inaction, negligence or leech। लिमिटेशन के अंदर टाइम को एक्सक्लूड करना एक अलग सब्जेक्ट है, और पार्ट 3 लिमिटेशन एक्ट का उसके लिए डेडिकेटेड है। सेक्शन 14 जो है लिमिटेशन एक्ट का 1908 सिर्फ ओनली प्रोविज़न है जो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की बात करता है इन अनदर लिटिगेशन। सिर्फ एक मोड ऑफ रिलीफ था प्लेंटिफ के पास कि वो अपने सूट को सही टाइम पीरियड के अंदर इंस्टीट्यूट कर दे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना सूट इंस्टीट्यूट तब किया जब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका था, और ऐसे केस के अंदर सेक्शन 52 जजिस के ओपिनियन के अंदर अप्लाई नहीं होता। पंजाब हाई कोर्ट ने कुछ केसेस को एज अ सपोर्ट दिया
जिसके अंदर ये बताया कि लिमिटेशन पीरियड तब से शुरू हो जाता है जब से डिफेंडेंट उसके ऊपर पोजीशन ले लेता है। Finally, it was held that it is not possible, in the absence of any provision which would entitle the plaintiff to exclude time and thus bring their suit within 12-year period of limitation. Court of Justice cannot legislate or reconstruct law. Even hard circumstances of case do not justify the adaptation of such a course. Moreover, we fail to see how the plaintiff could complain of hardship when their own negligence or failure to act in time enabled defendant to acquire right by reason of the operation of a law of limitation with the wisdom of justice of which we are not concerned here. मतलब इस बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है अगर प्लेंटिफ खुद अपने राइट को डिलीजेंटली यूज़ ना करे और नेग्लिजेंटली करे। उनका खुद का नेग्लिजेंस और फेलियर टू एक्ट ने इनेबल किया डिफेंडेंट को राइट एक्वायर करने के लिए। कोर्ट ऑफ जस्टिस लॉ को लेजिस्लेट या रिकंस्ट्रक्ट नहीं करता। अ डिसीजन ऑन सच अ डिस्प्यूट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग द केस बिफोर अस। द रिजल्ट इज़ दैट वी रीअफर्म द जजमेंट और एंड डिग्री ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट एंड डिसमिस दिस अपील।